हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम इस वीडियो में लूसेंट का ज्योग्राफी से सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं, जिसमें कि ज्वालामुखी से लेकर मीन्स के स्थल मंडल जो भी है उसमें पूरा कवर कर लिए हैं इस सेट में। तो यदि आपने स्थल मंडल पूरा पढ़ लिया है लूसेंट से, तो आप इस सेट को जरूर लगाइए और अपना आंसर जो है उसको कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ कीजिए, और हर एक क्वेश्चन पे आप 10 से 20 सेकेंड का ही टाइम लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, एटना ज्वालामुखी किस देश में है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इटली में। एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इटली में यह स्थित है। एटना ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, किस टाइप का है? तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। मैग्मा लावा जो है इस ज्वालामुखी से हमेशा ही निकलते रहता है। और सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर लें वर्तमान समय में कि कितनी है पूरे विश्व में, तो 500 है। 500 से अधिक है अभी कहाँ वर्तमान समय में। और इसमें हमेशा ही क्या निकलते रहता है? गैस, राख, लावा, ये सब निकलते रहता है। तो एटना ज्वालामुखी जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भूमध्य सागर में ही स्थित है। इसीलिए क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी से मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ही बताया कि गैस, लावा, भाप निकलते रहता है, जिससे कि उसके अगल बगल का जो भी क्षेत्र होता है वो प्रकाशित होता है। तो जिसके कारण ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप के निकट में, जो कि भूमध्य सागर के बगल में ही है, आसपास ही है। तो इसीलिए इसे स्ट्रोम्बोली को हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार का है, सक्रिय है, शांत है या प्रक्षुब्ध है। 3 प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है। तो इसमें से आपको बताना है कि किलिमंजारो जो है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शांत ज्वालामुखी। किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है वो एक शांत ज्वालामुखी है, जिसमें शांत ज्वालामुखी में क्या होता है कि जब एक बार वो ज्वालामुखी निकल गया है, मतलब हो गया है जब वो, तो उसके बाद उसमें मतलब नहीं अब कभी होगा और नहीं फिर अब मतलब उसमें अब फिर कभी भी उद्गार नहीं होगा, उससे लावा, राख, गैस नहीं निकलेंगे। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उसे हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं, और शांत ज्वालामुखी का ही किलिमंजारो एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जैसे कि आप सभी को पता है कि यह जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसमें सबसे जो है ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। और बात कर लें कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर वो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैसा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी, जिसके कारण कि हम लोग इसे फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक बोलते हैं। प्रशांत महासागर का अग्नि वलय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। और सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया के तटीय भागों में पाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी उपस्थित नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस पर्वत पर है? ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस पर्वत पर है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत पर स्थित है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी। किस पर्वत पर? एंडीज पर्वत पर। एंड ओजस डेल सलाडो की बात कर ले तो ये जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? 6885 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। कहाँ पर? एंडीज पर्वत पर। कितनी ऊंचाई पर? 6885 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और यह ज्वालामुखी है कहाँ पर है? तो ये है एंडीज पर्वत पर। और एंडीज पर्वत कहाँ है? तो एंडीज पर्वत के अर्जेंटीना चिली देश का जो सीमा है वहाँ पर है एंडीज पर्वत, और वहीं पर है ये ओजस डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है 6885 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजरती है?
तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर कौन सी तरंगे गुजरती है? यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिख रहा है, एल तरंगे, आर तरंगे, प्राथमिक तरंगे या द्वितीय तरंगे, ये सभी तरंगे के प्रकार हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तरंग है जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक तरंगे जो होती है वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से भी होकर गुजरती है। क्योंकि भूकंपीय जो तरंग होता है जब सबसे अधिक ज़्यादा घनत्व के पास से जब गुजरता है तो उसकी जो पदार्थों से जब होकर वो गुजरता है तब तरंग का वेग बढ़ जाता है। अब ऐसे आप समझ सकते हैं इसको कि जो भूकंपीय तरंग होता है जहाँ पर अधिक घनत्व होता है, डेंसिटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर तरंग, वहाँ से जब वो भूकंपीय जो तरंग होता है वो गुजरता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और कम घनत्व वाले पदार्थ से जब होकर तरंग गुजरता है तो उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक भाग से होकर जो तरंगे गुजरती है वो होती है प्राथमिक तरंगे। तो इसीलिए यह पृथ्वी के केंद्रीय भाग से भी होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी की जो केंद्रीय भाग से होकर गुजरने वाली तरंगे है वो प्राथमिक तरंगे है, और प्राथमिक तरंगे किसी भी माध्यम से होकर गुजरती है, सभी माध्यम से होकर के गुजरती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से भूकंप का उद्गम कहाँ से होता है? भूकंप का जो उद्गम होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो ये कहाँ से होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से भूकंप का उद्गम होता है। पृथ्वी के केंद्र के निकट तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है, क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहां पर तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। कौन कौन सी? तो वही प्राथमिक, द्वितीय और एल तरंगे जो है वो तीनों तरंगे कहाँ पहुंचती है? पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचती है। और पृथ्वी का उद्गम, पृथ्वी के भूकंप का उद्गम पृथ्वी के केंद्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ी किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? जो सतपुड़ा की पहाड़ी है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पर्वत जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन जो होता है, फिर एक वलित पर्वत होता है, ये सब जो है वो क्या है, पर्वत के प्रकार होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है, अवशिष्ट पर्वत है, यहाँ पर संचित पर्वत है। तो इसमें आपको बताना है कि जो सतपुड़ा की पहाड़ी है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक पर्वत का ये उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन का ये उदाहरण है सतपुड़ा की पहाड़ी। और इस पर्वत की क्या विशेषता होती है? तो इसकी ये विशेषता होती है कि यह जो पर्वत होता है बीच में एकदम समतल होता है और किनारे जो इसके होते हैं वो उठे हुए होते हैं। तो ऐसा होता है सतपुड़ा जो ब्लॉक पर्वत होता है, ब्लॉक पर्वत का जितने भी उदाहरण होंगे वो उसका जो होगा वो कैसा होगा, बीच का जो भाग होगा वो समतल होगा, मतलब चोटी की तरह उठा हुआ नहीं रहेगा। जैसे कि एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट क्या है, ऊंचा है, उठा हुआ पार्ट है। लेकिन ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि समतल होता है, बराबर होता है, और उसके किनारे जो होते हैं वो उठे हुए होते हैं। तो सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत है? यहाँ पर आपको 4 पर्वत दिख रहे हैं जिसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। क्यों? वलित पर्वत क्या होता है? तो वलित पर्वत का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से चट्टान के मुड़ जाने के कारण होता है। क्यों होता है? तो जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ होती है, जैसे कि ताप का बढ़ना और इसके कारण जैसे ज्वालामुखी फटता है, तो इन सभी चीज़ों से जो होता है परिवर्तन पृथ्वी के अंदर, इससे क्या होता है कि जो चट्टान होते हैं वो मुड़ जाते हैं, जिससे कि वलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि आल्पस हो गया, यूराल हो गया, ये सभी क्या है, विश्व का जो आल्पस और यूराल की बात कर ले तो ये जो है सभी वलित पर्वत के ही उदाहरण है। जैसे कि हिमालय भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है। और सबसे पुराना वलित पर्वत का बात करें तो वो अरावली है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका हिमालय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलित पर्वत का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, वलित पर्वत का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? हमने आपको अभी बताया कि क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जब आंतरिक शक्तियों के कारण, ताप दाब के कारण ऐसी स्थिति पर पैदा होती है जिससे क्या होता है, प्लेट जो होते हैं आपस में टकराते हैं, उससे क्या होता है कहीं पे पठार हो जाता है, पहाड़ हो जाता है, जिसके कारण कहीं कहीं जो चट्टानें होते हैं वो समतल हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जिससे क्या होता है कि जो प्लेट होते हैं आपस में टकराते हैं, जिससे कि हमें भूकंप का अनुभव होता है। तो इस सिद्धांत को ही हम लोग प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं, जिससे कि वलित पर्वत का
का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्रकार की मैदान का निर्माण हवा से लाई गई मिट्टी से होता है? तो किस प्रकार की मैदान का निर्माण जो होता है वो हवा से लाई गई मिट्टी से होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। लोएस मैदान का जो निर्माण होता है वो हवा के द्वारा उड़ाई गई जो मिट्टी होती है, मिट्टी होते हैं, धूलकण होते हैं, और वो जब एक जगह जमा हो जाता है तो उसे ही उस जमा होने के बाद जो मैदान का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम लोग लोएस का मैदान। और निक्षेपात्मक मैदान में क्या होता है, तो इससे क्या होता है, बहा करके, मतलब कहीं से नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाया जाता है उससे जो मैदान का निर्माण होता है, जैसे कि डेल्टा का मैदान है तो ये क्या है, ये नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह के मैदान को हम लोग निक्षेपात्मक मैदान बोलते हैं, और जलोढ़ मैदान भी नदियों के द्वारा ही बनाया जाता है। तो यहाँ आपको आंसर क्या करना है, किस प्रकार के मैदान का निर्माण हवा से लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है? तो लोएस मैदान का निर्माण जो होता है हवा के द्वारा उड़ाई गई धूलकण मिट्टी के द्वारा लोएस मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में ही बताया, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निक्षेपात्मक मैदान। निक्षेपात्मक मैदान जो होता है वो नदियों के द्वारा मिट्टी को बहा करके लाए गए जब नदियाँ जो समुद्र में गिरने से पहले क्या करती है, वो जितना भी लाई रहती है अपने साथ साथ मिट्टी पत्थर को, वो उसको एक जगह पे जमा कर देती है। तो उसके द्वारा जब मैदान का निर्माण होता है तो इस तरह के मैदान को हम लोग कहते हैं निक्षेपात्मक मैदान। तो डेल्टा का जो मैदान है वैसे ही नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों के द्वारा बना हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं निक्षेपात्मक मैदान। निक्षेपात्मक मैदान का एक उदाहरण है डेल्टा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियोर्ड किस प्रकार की स्थलाकृति है? फियोर्ड जो है वो किस प्रकार की स्थलाकृति है? तो फियोर्ड जो स्थल की आकृति होती है फियोर्ड टाइप का, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हिमनद से निर्मित आकृति होता है फियोर्ड। तो हिमनद जो हिमनद होता है जो कि बर्फ के द्वारा जमने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग कहते हैं फियोर्ड। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो स्थलाकृति होते हैं कि यह किसका उदाहरण है, किस प्रकार का स्थलाकृति है। जैसे कि और भी जो स्थलाकृतियाँ हैं जैसे कि स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, ये सब जो होती हैं भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होता है ये सब आकृति। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फियोर्ड जो होता है वो हिमनद के द्वारा निर्मित होता है, और ये जल के द्वारा भी निर्मित होता है, फिर भूमिगत जल के द्वारा भी निर्मित होता है, हवा के द्वारा भी निर्मित होता है। तो ये सबसे निर्मित होता है। जैसे कि रेगिस्तान में बालू के जो टीले बनते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होते हैं, हवा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन्स किस देश के घास का मैदान है? डाउन्स जो घास का मैदान होता है वो किस देश में पाया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डाउन्स। और आपको इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको यदि मैप याद होगा तो आपको पता है कि जो क्या होता है, दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेलिया जो है नीचे की तरफ है और न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही है, तो डाउन में है दोनों। जो देश है वो कहाँ है, डाउन में है, तो इसीलिए वहाँ पर कैसा घास का मैदान होता है, डाउन्स घास का मैदान होता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और भी घास के मैदानों की बात कर ले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास होता है वो कि जहाँ का टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये उसे कहते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो पाया जाता है वो होता है प्रियरी। और स्टेपी जो होता है वो एशिया, रूस, यूक्रेन और चीन में पाया जाता है स्टेपी घास, और अर्जेंटीना में पाया जाता है पम्पास। और जितने भी हम ये सब बताए हैं वो सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम है। जबकि सवाना जो है वो अफ्रीका का है, लेकिन ये कैसा है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ब्राजील में कंपोज पाया जाता है। तो इन सभी को आप याद करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप विश्व के कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो वो विश्व का जो पृथ्वी है उसका कितना प्रतिशत भाग वो घेरा हुआ है? तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए,
30% भाग को ये अकेले एशिया महाद्वीप घेरे हुए है। जितना स्थल है पूरे पृथ्वी का, उसका 30% भाग पर एशिया महाद्वीप स्थित है। और इस महाद्वीप पे 30% महाद्वीप का स्थल है, उस पर 60% आबादी पूरे विश्व की निवास करती है। कितने प्रतिशत? 60%। और ये आपको पता है कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, महाद्वीप किससे कहते हैं? तो वो पृथ्वी का भूभाग आकृति जो होता है उसे ही हम लोग महाद्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा जो भूभाग आकृति होता है वो होता है महाद्वीप, और एशिया इसमें सबसे बड़ा है, जैसा कि आपको पता है। और 30% का स्थल को घेरे हुए है अकेले, और इस पर 60% आबादी निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है नेपाल में? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट में नेपाल को। माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी है, और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त जो कि सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है, तो ये किस महासागर में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है, जिसकी जो गहराई है वो कितना है? 11,033 मीटर ये गहरा है। कितना है? 11,033 मीटर गहरा है मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और एशिया महाद्वीप में यह फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है। कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में ही है। महाद्वीप यदि आपसे पूछे कि किस महाद्वीप में है, तो ये एशिया में है, और ये फिलीपींस जो है उसके नज़दीक में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को किससे जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। आप सभी जानते हैं बेरिंग जल संधि जो है, और ये जो जलडमरू मध्य है वो किसके प्रशांत महासागर को किससे जोड़ता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक को प्रशांत महासागर को आर्कटिक से जोड़ता है ये। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और यह भी कहाँ है? तो ये भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का शहर हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है? हिरोशिमा जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप पर। जापान का जो शहर है हिरोशिमा, जिस पर कि अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, तो उस पर है कौन सा द्वीप पर स्थित है हिरोशिमा? होन्शु द्वीप पर। और क्वेंशु द्वीप पर क्या है? नागासाकी स्थित है। तो ये दोनों ही जापान के शहर हैं जिस पर कि अमेरिका के द्वारा परमाणु बम को गिराया गया था। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का देश कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप जो है सभी तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लंदन शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लंदन जो है जो कि यूरोप महाद्वीप के अंदर में आता है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है लंदन, और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन में आपको सीन नदी दिख रहा है, तो सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह भी यूरोप महाद्वीप के अंदर में ही आता है। तो लंदन भी यूरोप महाद्वीप के अंदर में है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की गंगा किस नदी का उपनाम है? इटली की गंगा जो है, इटली की गंगा किस नदी का उपनाम है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। इटली जो कि यूरोप का, इटली को और भी क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इटली शहर को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि भारत की तरह इटली भी जो है वो कृषि प्रधान देश है। इटली में भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि पर निर्धारित हैं, इसीलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि इटली जो देश है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर में आता है, और इटली की गंगा वहाँ के पो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है? निग्रो जो जनजाति होती है ये एक जनजातीय समूह है, वो कहाँ पर पाई जाती है? किस देश में पाया जाता है और किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो यह उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति है निग्रो। उत्तरी अमेरिका में दो जनजातियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से, तो उसमें एक निग्रो है और दूसरा जो है वो रेड इंडियन है। ये दोनों ही जनजातियां उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो किसको जोड़ती है? तो ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। कौन? पनामा नहर। पनामा नहर के पास में दो बंदरगाह हैं, कौन कौन? कोलन और पनामा। ये दोनों बंदरगाह पनामा नहर पर ही हैं। और ये जो है पनामा नहर के द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो मार्ग है उससे आसान हो गया है। जो यातायात का मार्ग है प्रशांत महासागर में, ये पनामा नहर का जो यातायात का जो मार्ग है प्रशांत महासागर में, इसके कारण ही आसान हुआ है। और ये जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो कैसी जलधारा है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम से आपको याद रखना है कि स्ट्रीम क्या होता है? भाप होता है जो कि गर्म होता है। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा हो जाएगी? तो ये गर्म जलधारा हो जाएगी। और ये जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम, ये किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहता है। जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहता है। और उत्तरी अमेरिका में एक और जलधारा जो है वो जो कि ठंडी जलधारा है, उसका नाम है लेब्राडोर। तो डोर से आपको याद रख लेना है कि जो कुआं होता है जिसका पानी क्या होता है? बहुत ही ठंडा होता है। तो उसका पानी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो डोर से निकालते हैं। तो जहां पर भी आपको लेब्राडोर दिखाई देगा वो ठंडी जलधारा होगी, और गल्फ स्ट्रीम जो दिखाई देगा वो क्या? स्ट्रीम कैसा होता है? गर्म होता है। तो ये गर्म जलधारा है। तो ऐसे ऐसे ट्रिक लगा करके आप खुद इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, टार्नेडो क्या है? तो टार्नेडो ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो टार्नेडो क्या है? तो ये एक चक्रवाती तूफान है। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चक्रवाती तूफान है टार्नेडो। और ये कहाँ पर बहता है? तो ये उत्तरी अमेरिका के जो मैक्सिको का खाड़ी है उसमें ये चलने वाला तूफान है टार्नेडो। और वहाँ पर मैक्सिको के खाड़ी में दो तरह के चक्रवाती तूफान चलते हैं, एक का नाम है टार्नेडो और दूसरा का नाम है क्या? हरिकेन। ये दोनों ही तूफान जो है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि ये चक्रवाती तूफान है। तो ये बहुत ही खतरनाक है जो कि उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको के खाड़ी में बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस देश में बहती है? अमेजन नदी जो कि फिलहाल में बहुत न्यूज़ में भी था क्योंकि जो अमेजन का जंगल था उसमें क्या हुआ था? आग लग गई थी। तो ये जो अमेजन नदी है इसके किनारे जो जंगल है उसमें आग लगी थी। तो आपसे पूछा है यहाँ पर कि अमेजन नदी जो है वो किस देश में बहती है? तो बिल्कुल राइट आंसर है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ब्राज़ील में ये नदी है और ये जो चौड़ी, बहुत ही ये ज़्यादा चौड़ी है और चौड़ी और बहाव की दृष्टि से ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और यहाँ पर ये किस देश में है? तो ये ब्राज़ील में है। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है ब्राज़ील? दक्षिण महाद्वीप में स्थित एक देश है ब्राज़ील, जहाँ पर कि यह अमेजन नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी है अमेजन। नेक्स्ट, और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर लें तो वो तो नील नदी है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा देश सोयाबीन उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो सोयाबीन उत्पादन करने में विश्व में प्रथम कौन सा देश है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोयाबीन उत्पादन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो प्रथम नंबर पे है, जबकि ब्राज़ील जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। और ये विश्व में दूसरे नंबर पर आता है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका में आता है तो ये जो है फर्स्ट नंबर पे है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात कर ले तो यहाँ पर मक्का का भी उत्पादन विश्व में बहुत ही प्रथम स्तर पर होता है, सबसे ज़्यादा विश्व में मक्का और यहाँ पर सोयाबीन। तो आप दोनों याद रख लेंगे कि मक्का और सोयाबीन का उत्पादन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है। और ब्राज़ील में बात कर ले तो ब्राज़ील में जो सोयाबीन होता है वो इसके उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है और ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है कॉफ़ी के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एकांकागुआ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? एकांकागुआ जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है, मतलब किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। जैसे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, वैसे ही एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकागुआ है। एंडीज पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, कितनी लंबाई है उसकी? तो 7200 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। किसकी? एंडीज पर्वत की पूरी लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर। और यह किस महाद्वीप में है? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। और एकांकागुआ की ऊंचाई की बात कर लें कि ये कितनी ऊंची है, सबसे ऊंची चोटी जो इसकी है वो कितनी है? 6960 मीटर ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी भी इसी पर्वत पर स्थित है, जिसका नाम क्या है सबसे ऊंची ज्वालामुखी का? ओजस डेल सलाडो, जिसकी ऊंचाई
6,868 मीटर है और वह भी एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। तो आपको याद रखना है कि एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, लंबी जो है एंडीज पर्वतमाला वो कितना है 7200 किलोमीटर है, और जिसकी ऊंचाई जो है एकांकागुआ पर्वत की वो है आपका कितना है, तो वो है आपका 6,960 मीटर ऊंची है। और इस पर सबसे ऊंची ज्वालामुखी भी है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, जिसकी ऊंचाई जो है 6,868 मीटर है और वो भी एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, काहिरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है काहिरा, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी के किनारे। नील नदी को मिस्र का देन भी कहते हैं, क्योंकि नील नदी से ही पूरा मिस्र जो है वो हरा भरा रहता है, वहाँ का जो भी है सिंचाई का साधन वो नील नदी ही है। तो नील नदी के किनारे बसा है काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है। मिस्र की राजधानी काहिरा जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अफ्रीका से यूरोप अलग होता है? अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप जो है वो किसके द्वारा अलग होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा अफ्रीका जो है यूरोप से अलग होता है। जिब्राल्टर जलसंधि जो कि यूरोप महाद्वीप को किससे अलग कर देता है? अफ्रीका महाद्वीप से अलग कर देता है, और ये दोनों दो भागों में बढ़ जाते हैं जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। स्वेज नहर जो कि कहाँ पर स्थित है, किस देश में है? तो वो मिस्र में स्थित है, मिस्र जो कि अफ्रीका में है। और यह जो है स्वेज नहर वो किसको किससे जोड़ता है? तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाता है। स्वेज नहर के द्वारा लाल सागर और भूमध्य सागर एक दूसरे से मिलते हैं, और इस नहर के बनने के कारण यूरोप से भारत जो आने का रास्ता है वो बहुत ही आसान हो गया है, जिससे कि कितने किलोमीटर की दूरी की बचत हो गई थी? 7,000 किलोमीटर का। इससे हम लोग डायरेक्ट आ सकते हैं भारत, किस नहर के द्वारा? स्वेज नहर बनने के कारण ही आसान हुआ है। और इस नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। ये बना था कब? 1869 में बना था, जबकि 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था मिस्र के द्वारा, और यह मिस्र में ही स्थित है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले खान क्यों विश्व प्रसिद्ध है? किम्बरले खान जो है वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हीरा के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले खान। किम्बरले खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और यह विश्व प्रसिद्ध है हीरे के खान के नाम से। हीरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकाला जाता है इस खान से, जिसका नाम क्या है? किम्बरले खान। ये जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा इसी खान से निकाला जाता है, किम्बरले खान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जो कि ये भी अफ्रीका में ही है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो यह किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाम्बेजी नदी पर ये स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। और अफ्रीका में एक कांगो नदी है, जिस पर कि एक और जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? स्टैनली जलप्रपात। वह कांगो नदी पर स्थित है। अफ्रीका में ही ये दोनों ही जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती है, वहां से क्रॉस करती है, जबकि किसी और महाद्वीप से या तो सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है या सिर्फ मकर रेखा गुजरती है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका का यदि आप ग्लोब में इसका जो कंडीशन स्थिति देखेंगे वो जो है वहां पर आपको दिखेगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप पर जीवन संभव नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर जीवन संभव नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका जो है उस पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। सिर्फ वहां पर क्या बना हुआ है? तो वहाँ पर सिर्फ अनुसंधान संस्थान सभी देशों के स्थित है, जैसे कि भारत का मैत्री अनुसंधान संस्थान और भारती जो कि अंटार्कटिका में ही स्थित है। और ये महाद्वीप पर जीवन क्यों नहीं संभव है? क्योंकि वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा कम होता है, माइनस में होता है, जिसके कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो इस महाद्वीप पर क्या होता है कि पूरे 6 महीने का दिन होता है, पूरे 6 महीने का रात होता है। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। तो यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है, नहीं पेड़ पौधे हैं और नहीं लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश को दक्षिण के ब्रिटेन कहा जाता है? किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड जो कि किस महाद्वीप में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है जिसका नाम क्या है? कालगुरली और कुलगार्डी, ये दोनों जो खान है वो सोने के खान हैं। और न्यूजीलैंड को हम लोग दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ये जो है वो एक चट्टान है जो कि प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि एक प्रवाल भित्ति से बना चट्टान है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर है? तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में ये स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में एक मरुस्थल है जिसका नाम है विक्टोरिया मरुस्थल। तो विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बॉक्साइट उत्खनन में कौन सा देश प्रथम है? तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किस देश में उत्खनित होता है, किस देश से निकाला जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से सबसे अधिक बॉक्साइट निकाला जाता है। और भारत की बात कर लें बॉक्साइट उत्पादन में, तो बॉक्साइट का उत्पादन भारत के उड़ीसा राज्य में होता है, और उड़ीसा से सबसे ज़्यादा बॉक्साइट निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में और भी जो खनिज पदार्थ हैं वो निकाले जाते हैं, जैसे कि जस्ता उत्पादन में विश्व में ऑस्ट्रेलिया का स्थान तीसरा है और बॉक्साइट में पहला स्थान है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।